बीजेपी आरएसएस है, ये मेरी क्लियर कट समझ है। उसके खिलाफ लड़ो। त्यागी साहब बैठे हुए, कितना सीट कौन जीतेगा उसके बाद देखा जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी भाजपा वाले भी नहीं कह रहे कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इंडिया वाले भी नहीं कह रहे। हमारा दलित लोग का देखो एकदम पूरा खूब गुदगुदी लगा के डरोगे तो घर में रहो। वही बीजेपी आरएसएस बहुत तबियत से आपको प्रकृति के पास रख रही है ना। जाओ हलवाही करो, प्याज ही आजकल बहुत महंगा है, टमाटर को भूल ही जाओ। नमक प्याज हरी मिर्च अचार रोटी बना के खेत में बैठना होना, अपने मेहनत करोगे सब चर्बी गल जाएगा, फिट हो जाओगे। चलो प्रकृति की ओर। तो ये समझ लीजिए, अभी अगर आज नहीं बोले आज नहीं टकराए तो आने वाली पीढ़ियां आपको पॉलिटिकल माइंड होना अलग चीज है, आपको पॉलिटिकल लीडर होना अलग चीज है। मैं अगले एमपी नहीं, लेकिन आई हैव माय पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कि हु इज योर फर्स्ट एनिमी। यहां मुझे एक एफआईआर पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जिसमें कुछ नहीं था, कोर्ट ने कह दिया। और मैं दौलत कॉलेज के प्रिंसिपल को ऊपर एससी एसटी एफआईआर है, चार्जशीट दायर हो गया है, लेकिन वो प्रिंसिपल पद पे बनी है, मेरा प्रमोशन रोक दिया है कि एफआईआर है। तो यूनिवर्सिटी में वर्ग व्यवस्था एकदम लागू है। देखो नेता हमारे चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। बहिष्कार करो ऐसे नेताओं को, बुलाओ कि हमारे बच्चों ये सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो किसके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है? नहीं, सीधे हम हुक्मरान बन जाएंगे, 272 सीट जीत के आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन सब कुछ हम ठीक कर लेंगे। नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे लोगों की। तो ऐसे नेता से मुक्ति पाओ, ये अनरियलिस्टिक ड्रीम है। मैनिफेस्टो नहीं जारी करता। तो हवाई सपने मत देखो। लेनिन ने लिखा है कि if you want to win a bigger battle, then every small battle आपको जीतना पड़ेगा। बाबा साहब ने दिया जो 10 साल में सब खत्म होते जा रहा है, खत्म हो जाएगा। हम हुक्मरान नहीं बनेंगे, हुक्का राम बनेगा, हुक्का पिएगा बैठ के खेत में। तो बचाओ में, अब मेरी तो नौकरी है, बंगला में भी रहता हूं। जिसकी नौकरी गांव पे है, किसी पार्टी से मैंने कुछ लिया, एक दलाल है, ये दलाल है, ये भाषा है। अपने नेता से जाकर पूछना कि 3 बार आरएसएस का समर्थन से बनाया कि नहीं बनाया, बता। तो ऑलरेडी जिसको ठप्पा लग गया है मेरे लिए, तो शत्रु नंबर 1 ओनली बीजेपी आरएसएस है। ये मेरी क्लियर कट समझ है। उसके खिलाफ लड़ो। त्यागी साहब बैठे हुए, कितना सीट कौन जीतेगा उसके बाद देखा जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी भाजपा वाले भी नहीं कह रहे कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इंडिया वाले भी नहीं कह रहे। हमारा दलित लोग का देखो एकदम पूरा खूब गुदगुदी लगा के। इलाज कैसे कराएंगे बीमारी का, पढ़ाई कैसे कराएंगे बच्चों की? उच्च शिक्षा तो दूर की बात है, मुढ़ली शिक्षा भी नहीं करा पाएंगे। रतनलाल जी ने बताया नहीं कितने स्कूल बंद हो रहे हैं। तो जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब पैसा लो और काम ले लो, पैसा नहीं तो भागो। तो जब 80 करोड़ लोगों को हमने मान ही लिया, क्योंकि बस अनाज के लिए पैसे नहीं है, तो दवा दारू शिक्षा कैसे ले लेंगे? तो उन बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा कैसे मिलेगी? इसका ध्यान रखते हुए मैंने एक रिसर्च की, खोज की कि जो ऊंचे स्तर की शिक्षा है वो गरीब बच्चों को हमें शुरू से ही बांटनी पड़ेगी, बचपन से ही बांटनी पड़ेगी। तो फिर मैंने सारे जो ये विषय हैं, सामाजिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, कानून की विद्या, संविधान की विद्या, इनको मैंने नई अल्फाबेट में पढ़ाया एबीसी के अंदर। अब हम स्कूलों में पढ़ते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। हम स्कूलों को पैसे दे रहे हैं ये सिखाने के लिए कि कुत्ता बिल्ली चूहा क्या होता है। D फॉर डॉग, C फॉर कैट, R फॉर रैट। अरे तो संविधान को नहीं पढ़ाते, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं, D फॉर डेमोक्रेसी क्यों नहीं, T फॉर टैक्स क्यों नहीं, R फॉर राइट्स क्यों नहीं? तो मैंने एक नई वर्णमाला तैयार की जिसमें हमने A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बैलेट बॉक्स, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, E फॉर इलेक्शन, F फॉर फ्रीडम, R फॉर राइट्स पढ़ाते हैं, T फॉर टैक्स पढ़ाते हैं, S फॉर सोशल सर्विस पढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से बचपन से ही बच्चे को पता तो चले V फॉर वोट क्या होती है, वोट के अधिकार को इस्तेमाल करके मैं देश को कैसे
अच्छा बना सकता हूँ, अपने अधिकार कैसे रख सकता हूँ, गरीबी से बाहर कैसे आ सकता हूँ। अब डी फॉर डेमोक्रेसी की परिभाषा जो हमारी बड़ी प्रैक्टिकल है। डी फॉर डेमोक्रेसी में बच्चा क्या सीखता है कि डी फॉर डेमोक्रेसी वो है जिसमें ई फॉर इलेक्शन होता है, उसमें डी फॉर वोट होती है, जिसको ज्यादा वोटें मिलेंगी वो ई फॉर इलेक्ट होगा, जो ई फॉर इलेक्ट होगा उसको वो जी फॉर गवर्नमेंट बनाएगा, तो जो जी फॉर गवर्नमेंट बनाएगा उसको मेरा टी फॉर टैक्स का पैसा देना है गवर्नमेंट चलाने के लिए, और मेरे टी फॉर टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट मेरे आर फॉर राइट्स देने हैं, अगर आर फॉर राइट्स नहीं मिलेंगे तो जे फॉर जज के पास जाएंगे न्याय लेने के लिए। तो सारी व्यवस्था को हमने अल्फाबेट्स के थ्रू कर दिया, सारा समझा दिया, इतने बड़े बड़े बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और जिसको गहराई में पढ़ रहे हो पढ़ लेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमने तैयार किया अल्फाबेट्स के, और ये मेरी बुक है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, इसी तरीके से हम शिक्षा बांट रहे हैं, और 1000 बच्चों को मैं 2013 से पढ़ा चुका हूँ। नतीजे बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही शानदार नतीजे। जो बच्चे 12-13 साल की उम्र में शादियां करते थे, अब 18-19 साल के हो गए शादी नहीं करवा रहे, उनको अब सपना आ गया कि हमने पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। बहुत से बच्चे ऐसी जातियों से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही पिछड़ी हुई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लेकिन उनके अंदर भी अभी मान आ गया है। उनको लगता है कि हम भी पढ़ लिख के पैरों में खड़े होंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे। जब संविधान में बाबा अम्बेडकर जी ने हर किसी के हकों की रक्षा कर दी, तो आज भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़े हमें अपने हकों के ऊपर जीना है। तो मेरे को लगता है कि अगर शिक्षा की हम मांग करेंगे, विस्तार करेंगे, तो सारे समाज में हर आवाज तो दीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बहुजन डाइवर्सिटी के ऊपर बात रखने के लिए आए हुए हैं। हमारे बीच में माननीय कैप्टन साहब चले गए हैं जी, लेकिन हमारे आज के मुख्य वक्ता और मुख्य जो अतिथि हैं माननीय त्यागी जी और राजेंद्र पाल गौतम जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको अपनी मंत्रालय छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्होंने जेएनयू का नारा बहुत जोर से यहीं से दिया था। उस व्यक्ति को मैं सलाम करता हूं कि हमारे इस मिशन को लेकर के जेएनयू मिशन जो चला रहे हैं, ये डाइवर्सिटी का ही एक एक्सटेंशन था जेएनयू मिशन में। दोस्तों, एक मैं डाटा देना चाहता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नहीं लेकिन हायर एजुकेशन का एक डाटा है जिसका कि पार्लियामेंट में रिप्लाई आया था। वो रिप्लाई का डाटा ये है कि हायर एजुकेशन जो टीचिंग स्टाफ हैं उसमें प्रोफेसर की जो संख्या है वो 1146, मतलब 85% अनरिजर्व कैटेगरी, इट मींस जो अपर कास्ट है। एससी मात्र 7%, एसटी मात्र 2%, और ओबीसी आज के डेट में जहां की 27 होना चाहिए था 4.5% है। तो साथियों, ये डाटा मैं इसलिए आपके बीच में लेके आना चाहता हूं, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस जो आज केवल 4 साल पहले इंप्लीमेंट होता है 2019 में, 2019 में, और आज 4 साल के अंदर इनका परसेंटेज 3% हो गया। एक डाटा में टीचिंग कर दिया। दूसरा डाटा मैं देना चाहता हूं नॉन टीचिंग का। ये है हमारे पास डाटा जिसमें कि अनरिजर्व के ऊपर इनकी आउट ऑफ 20,000 सीट में से 14,000 सीट इनके पास है, और हमारे जो एससी सीट है वो मात्र 2%, जिसको कि हम लोग कर सकते हैं कि 1900, मतलब ये 20,000 में 1900 2000 के आसपास 1% में 10% के आसपास, और एससी का केवल 1100 और ओबीसी का 2500, जो कि 10% के आसपास हो रहा है। ये डाटा मैं इसलिए आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं कि डाइवर्सिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। हमारे डाइवर्सिटी के एक्सपर्ट हमारे बीच में बैठे हैं, जय दुसाल साहब, एचएल दुसाल साहब, सॉरी। इन्होंने डाइवर्सिटी की बात की कि हर क्षेत्र में हमारी डाइवर्सिटी आनी चाहिए। वो स्टार्ट होता है हमारा भोपाल मैनिफेस्टो से, भोपाल एजेंडे से, और आज हम पहुंचे हुए हैं जो हमारे कांग्रेस के साथी ने बताया, हमारे कैप्टन साहब ने, कि उनका जो जयपुर अधिवेशन होता है वहां उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया, और उसमें कहा उन्होंने कि हम डाइवर्सिटी को एडॉप्ट करेंगे। मतलब 2002 से चल करके 2023 में आने में हमें 20 साल लगे डाइवर्सिटी को एक बड़े पार्टी में एडॉप्ट करने में। ये हमारी कोशिश में कहीं ना कहीं कमी की बात है, हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाए। मैं जो कि एक विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारा जो डाटा है, जो मैंने आपको हायर एजुकेशन में दिया, ये आज हमारा ओबीसी का लगने के बाद से 2007 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब मान्यवर हमारे अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमें ये अवेलेबल करवाया दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन,
और उसके बावजूद भी डाटा हमारा आज भी ओबीसी का एंट्री लेवल पे अवेलेबल है। तो एसोसिएट और प्रोफेसर में तो अभी भी नहीं इंप्लीमेंट हो पाया है, जबकि ये सारे एंट्री लेवल की जो एंट्रीज हैं वहां पे ओबीसी का लगना चाहिए था। एसोसिएट हो या प्रोफेसर हो, हमारे एससी एसटी में तो कुछ हद तक देखने को भी मिलता है कि वो डाटा हमारा या वो वहां पे एंट्री मिल रही है, लेकिन हमारे ओबीसी के साथ आज भी अन्याय हो रहा है और हम उस चीज को देख करके हम चुप हैं। हमारा एक अटैक एक जहां कुल देना चाहता हूं आप लोगों के बीच में कि हमारे अधिकार के ऊपर 2 बार अटैक होते हैं। वो पहला अटैक होता है एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को विड्रॉ करके, लेकिन हमारे देश के साथियों ने एक आगाज दी और उस एससी एसटी एक्ट को विड्रॉ करने का जो उनका तरीका था, कैसे उस एक्ट को उन्होंने विड्रॉ किया, इसके पूरे देश में भारत बंद करना पड़ा। उसके साथ साथ एक और चीज थी, वो साथ ही साथ था हमारा रोस्टर का 200 पॉइंट रोस्टर को उन्होंने विड्रॉ करके 30 पॉइंट रोस्टर लागू किया और 30 पॉइंट रोस्टर भी साथ ही साथ चला था एससी एसटी एट्रोसिटी के साथ, और दोनों चीजें मिलकर के हमें कहीं ना कहीं आज जो हमें हासिल हो पाया 200 पॉइंट रोस्टर और दूसरा जो हमारे को एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का जो कानून था उनका लागू हो पाया। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे इस देश में एक बार साथ हमारा सारे साथियों का मिला किसान आंदोलन के टाइम में। किसान आंदोलन में 3 कानून हमारे ऊपर लागू किए गए। उन तीनों कानून को पूरे देश में इसी तरह से लगातार बस महीनों हमारे साथी बैठे रहे, किसान के साथी, और आप जाकर के भारत के हमारे इस सरकार ने ये समझा कि हाँ ये कानून हमें वापस करना चाहिए, कि वो वापस होता है। तो हमारी अगर यदि इच्छा शक्ति मजबूत है तो आज हम इस डाइवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, ये डाइवर्सिटी हमारे एक पार्टी ने तो एडॉप्ट कर लिया, दूसरी पार्टी हम अगर कहें कि जो इंडिया के साथ बैठे हुए हैं उन्होंने भी इंटरनली एडॉप्ट किया है, वो उनके मैनिफेस्टो में आ जाए इलेक्शन में तो बहुत बड़ी बात होगी। हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। हमारे साथी बैठे हुए हैं हमारे बीच में इस मंच पे, माननीय त्यागी साहब, उनकी पार्टी एक जो हमारा मुख्य मुद्दा है कास्ट सेंसस, उसको उन्होंने मैनिफेस्टो में लागू ही नहीं किया, बल्कि वो अपने राज्य में लागू करा चुके हैं बिहार राज्य में, और उसके अलावा उन्होंने जनगणना भी करवा दी। इसका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ली और लड़ाई के बाद आज स्थिति यह है कि वहां कास्ट सेंसस हो रहा है। यह तब संभव हुआ जब वहां की सरकार की वहां की मंशा ये रही कि हम इसका कास्ट सेंसस करवाएंगे। अतः हमारा जो प्रयास होना चाहिए कि हम अपने कास्ट सेंसस को कैसे प्राप्त कर सके, सरकार अगर चाहे तो उसको करवा सकती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने कास्ट सेंसस तो करवाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कास्ट का डाटा केंद्र सरकार तक लाने में अभी उनकी असमर्थता है या क्या है, वो अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोशिश एक राज्य से जो हुई है वो अलग करके दूसरे राज्यों में भी होगी। एक और मैं इसके साथ कहना चाहूंगा कि सरकारों को एक और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो सेंसस का डाटा है इसको कॉन्क्रीट लिस्ट में डालें, न कि वो अपने सेंट्रल लिस्ट में रखें। इसके लिए प्रयास अगर करती हैं हमारी पार्टियां, तो डाइवर्सिटी का जो हमारा प्रयास है कि डाइवर्सिटी हम कैसे प्राप्त कर सके सोसाइटी में, वो उसका जरिया एक कास्ट सेंसस दिख रहा है। हमारी जो अधिकार है, हकूक की जो लड़ाई हो रही है, वो तभी मिलेगी जब हमें अपना नंबर, अपनी संख्या का ज्ञात होगा, और वो तभी होगा जब हम अपनी जाति जनगणना प्राप्त कर सकेंगे। मैं एक और बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे साथी अनिल जैन जी खड़े हो चुके हैं मुझे रोकने के लिए, लेकिन उनसे पहले मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ये कहना चाहता हूं कि डाइवर्सिटी हमारे समाज की वो यूनिटी की कड़ी है जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ जोड़ करके रह सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, वो हम अपने समाज में मिलकर तो रहते हैं, लेकिन हम बहकावे में आ जाते हैं, और बहकावे का कारण होता है फूट डालो और राज करो। ये चाहे ब्रिटिशर्स की बात हो या हमारे आज के सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात हो, वो हमें अपने अधिकारों से जागृत होने से पहले हमें बांट देना चाहते हैं कि आप अपने आप में स्थिर रहो, अपने आप के अधिकारों की बात ना करो, बल्कि आप उस बगल वाले के घर में झांको, वो आपके घर में झांके कि हम एक दूसरे का ख्याल न रखते हुए एक दूसरे के लड़ें। जबकि हमारी संस्कृति कहती है, ये इस देश का जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है कि हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा में हाथ मिला कर चलते हैं। यही हमारी डाइवर्सिटी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। उसी के साथ हम अपने आप को इस देश के विकास में जरूर साथ देंगे, लेकिन हम अपने अधिकारों को जानने के उपरांत। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने हमें वक्त दिया। जय हिंद साहब, धन्यवाद। जय